हेलो डियर गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। एग्जाम एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग करंट के एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या आप कह लीजिए रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा मुख्यालय रक्षा रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय और मिलिट्री का मुख्यालय दोनों है। मिलिट्री हेडक्वार्टर और रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, हालांकि दोनों पास पास ही हैं। तो मैं रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय की बात कर रहा हूं, जहां की रक्षा मंत्री बैठते हैं। वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं। दिसंबर में उधर तमिलनाडु में कोयम्बटूर जा रहे थे, रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और जिसकी वजह से उनके साथ और भी उनके साथ कई लोग थे जिनका देहांत इसमें हो गया था। ठीक है, कुल मिला जुला करके उनकी पत्नी भी चली गई थी इसी में। खैर, उसके बारे में जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के वो पहले सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये पश्चिमी देशों के तर्ज पर बनाया गया था। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहां सीडीएस होते हैं। सीडीएस का काम क्या होता है? सीडीएस का काम ये होता है कि जो सेना के तीनों अंग हैं, उन तीनों तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, यानी एक ही समय पर चीजें घटित हों, इस तरह की व्यवस्था करना, जिससे कि जब शत्रु से लड़ा जाए तो रणनीति अलग अलग ना बने। दूसरे शब्दों में, तीनों के जो चीफ होते हैं, उन तीनों चीफ से बातचीत करके और तीनों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे एक ही समय पर शत्रु पर प्रहार हो। तीनों सेनाओं के द्वारा एक ही तरह का एक्शन, जैसे एयर फोर्स जो है वो बॉम्बिंग करके वो आर्मी के लिए कॉम्बिंग का रास्ता बनाती है, और अगर जल मार्ग पर कोई दिक्कत हो रही है तो वो नौसेना उसे संभालती है। आपको बता दें कि 1965 और 1971 के युद्ध में 71 के युद्ध में खास करके कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त देखने को मिला था भारतीय सेना के तीनों अंगों का, जब वो बांग्लादेश के मुक्ति के नाम पर जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और ए के नियाजी की अध्यक्षता में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, और उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान एक प्रांत हुआ करता था पाकिस्तान का, तो ईस्ट पाकिस्तान के वो गवर्नर भी थे। तो उनकी अगुवाई में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के सामने। जसजीत सिंह अरोड़ा, जेएस अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्हीं के सामने सरेंडर हुआ था। और जैकब साहब, जो कि ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे, वो गए थे और जाकर के सरेंडर पेपर पर साइन कराया था। सैम मानेकशॉ उस समय आर्मी चीफ थे। आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पश्चिमी देशों की तर्ज पर एक भारत में जो दो चीजें लैग कर रही थी, उसमें से एक वाजपेयी साहब ने कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट क्रिएट करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था और उसकी अध्यक्षता एनएसए को दिया था। और दूसरा नरेंद्र मोदी ने किया सीडीएस का पोस्ट क्रिएट करके, यानी कि जनरल बिपिन रावत जो है वो पहले सीडीएस, दोनों पश्चिमी देशों की तर्ज पर तय। उसमें ब्रजेश मिश्रा पहले एनएसए थे, जो वाजपेयी साहब ने 1998 नवंबर में एनएससी को क्रिएट किया था। और नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में 2021 में ही एक्चुअली इसको 2020 में इसका ग्राउंड बना था, जब खास करके गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने, पीएलए ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। अपने ग्वांगडो, जो उनका ट्रेडिशनल लाठी में तार लपेट करके वो जो उधर एक खेला करते हैं, जैसे हम लोगों के गांव वगैरह में कबड्डी होता है, उसी तरह से उनका लोकल समारोह होता है, उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। उसी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि 1996 के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समझौते के तहत ये तय किया गया था कि दोनों देश की सेनाएं किसी गन या किसी मोर्टार या किसी इस तरह के वेपन का प्रयोग नहीं करेंगी जो आग्नेयास्त्र जैसा हो, यानी जो किसी आर्मरी में किसी आग्नेयास्त्र के रूप में शामिल होता हो। ठीक है, फायर करने के जो काम आता हो, खास करके उसमें 55 एमएम का, कुछ मामले में 75 एमएम का, इस तरह से करके उसमें बनाया गया था। ये एक खास किस्म का प्रोफाइल तैयार किया गया था कि भाई इससे ज्यादा का तो वो पहरा भी, पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, निगरानी के लिए जो एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो घूमते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने
गलवान घाटी की घटना को देखते हुए और पाकिस्तान और चीन जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उधर नेपाल घेरने की कोशिश कर रहा था चीन की शह पर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना बताने लगा था। उसके लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर दिया था। केपी शर्मा ओली पूरी तरह से एक तरह से चीन के पाले में थे। तो वो उस समय ये जरूरत पड़ गई थी कि भाई हो सकता है, टू फ्रंट वार की बात बहुत चल रही थी कि पाकिस्तान और चीन हो सकता है एक साथ भारत पर हमला करें, या भारत को अपने सॉवरेंटी की रक्षा के लिए हो सकता है दोनों से एक मोर्चे पर लड़ना पड़े। और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि डेप्सांग प्लेन को उधर ब्लॉक कर रखा था चीन ने, ताकि काराकोरम रेंज तक भारत ना पहुंच पाए, और घुसपैठ भी करने की कोशिश कर रहा था। गलवान है, चाहे पीपी पॉइंट 11-17 है, या फिंगर एरिया है, या हॉट स्प्रिंग है, गोगरा पोस्ट है, इन तमाम जगहों पर ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश किया था। तो इसको रिपल्स करने के लिए, उनको पीछे ढकेलने के लिए भारत के एसएफ स्पेशल फोर्स के कमांडो ने कैलाश रेंज को पकड़ लिया। हालांकि वो भारत की सीमा में ही था, लेकिन वो ज्यादा हाइट पर चले गए, जिससे कि उन्होंने जो हाइट पर फिंगर एरिया में कब्जा किया था वो सीधे उनके निशाने पर आ गए, टारगेट पर आ गए, तो उन्होंने फिंगर एरिया को खाली किया। लेकिन अभी भी वो कुछ जगहों पर बने हुए हैं और भारत अपना मोर्चा लेने के लिए, भारतीय सेना वहां डटी हुई है। कुल मिला जुला करके कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन के साथ दोहरा युद्ध देखते हुए, दोहरे मोर्चे पर युद्ध देखते हुए सीमा पर भारत ने सीडीएस नामक पद सृजित किया, और जनरल बिपिन रावत जो आर्मी चीफ थे, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको इस पद के लिए चुना। ठीक है, एमएम नरवणे आर्मी चीफ उस समय थे, और सीडीएस बिपिन रावत को, जो कि आर्मी चीफ से रिटायर हो गए थे, उनको भारत सरकार ने पहला सीडीएस अपॉइंट किया। लेकिन आज मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसे राजनाथ सिंह ने भी कहा है, जो रक्षा मंत्री हैं, तो उसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है, उसमें ये किया गया है कि अब ऐसा नहीं कि 4 स्टार जनरल जो होगा, रिटायर जो होगा 4 स्टार जनरल, वही सीडीएस बनेगा। 4 स्टार जनरल का मतलब उधर एयर चीफ मार्शल हो गया, यानी जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, और उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जो जनरल होता है उधर आर्मी का, और इधर जो है नेवल ऑफिसर जो होता है, यानी कि जो एडमिरल होता है। तो ऐसा नहीं है, 3 जो है 4 स्टार जनरल है। वाजपेयी साहब ने इनका रैंक बढ़ा करके केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया था 2002 में। ठीक है, और वो व्यवस्था मनमोहन सिंह ने भी छेड़ा नहीं था, वो चली आ रही है। दूसरे शब्दों में, सिविल साइड से आईएएस अधिकारी का हाईएस्ट जो रैंक है, या हाईएस्ट जो पोस्ट है आप कह सकते हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का है। वो केंद्र सरकार के राज्य स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह से जब वो चलता है तो फ्लैग लगा होता है, उसी तरह से उसको बंगलो मिलता है और सुख सुविधाएं मिलती हैं, 1 दर्जन से ज्यादा अटेंडेंट मिलते हैं। ये सब सारी चीजें जो हैं वो उसको एक केंद्र सरकार के राज्य स्तर के मंत्री के बराबर उपलब्ध कराया जाता है। तो इन तीनों लोगों को कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का कर दिया गया, और केंद्र में कोई अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का नहीं होता, इन 4 को छोड़कर। एक तो खुद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और 3 वो होते हैं। हालांकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव होता है, जो पीएमओ को हेड करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का मुखिया होता है, उसे भी कैबिनेट सेक्रेटरी के दर्जे की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। हालांकि एक पादान उससे नीचे होता है वो, लेकिन प्रभाव में वो कई बार कैबिनेट सेक्रेटरी पर हावी होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सीईओ होता है देश का, और प्रधानमंत्री के करीब रहने के कारण वह कैबिनेट सेक्रेटरी पर कई बार भारी पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ वो साए की तरह से लगा रहता है। तो सीडीएस भी 3 अधिकारी ऐसे होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीब होते हैं, और उसमें एक सीडीएस भी है, दूसरा एनएसए है, और तीसरा वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। ठीक है, तो जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो एनएससी को हेड करता है, वो करता, उसका काम क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा संबंधी सुझाव देना। आईबी, रॉ या अन्य जो खुफिया एजेंसियां हैं, एनटीआरओ, वो अंततः एनएसए को ही रिपोर्ट करती हैं, जब उसके माध्यम से सीधे वो मामला पीएम तक जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि वो गृह मंत्री को दे और फिर गृह मंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर को दे, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा सकता है। ऐसा
ऐसी व्यवस्था जो है राजीव गांधी के समय में ही कर दी गई थी। पहले गृह मंत्रालय के माध्यम से चीजें होकर के जाती थी, लेकिन ऐसी उस समय तो राजीव गांधी के समय में तो एनएसए होता भी नहीं था, ठीक है, तो गृह मंत्रालय के माध्यम से होकर के चीजें जाती थी। लेकिन जब एनएसए का गठन हो गया तो उसमें हुआ ये कि सीधे एनएसए को रिपोर्ट करने लगे ये खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर, और उसके माध्यम से वो सीधे पीएम तक पहुंचने लगा। दूसरे शब्दों में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो जो 1968 में इंदिरा गांधी ने गठित किया था पाकिस्तान और चीन की तरफ से खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए, वो भी सीधे रिपोर्ट करता है एनएसए के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को। आईबीबी सीधे रिपोर्ट करती है एनएसए के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को। और एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कारगिल रिव्यू कमेटी के सुझाव पर 2002 में अस्तित्व में आया था, 2004 से प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। तो एनटीआरओ का जो डायरेक्टर होता है, ये तीनों के डायरेक्टर सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, राज्य के डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं। ये सब सीधे एनएसए को रिपोर्ट करते हैं और एनएसए प्राइम मिनिस्टर को करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गृह मंत्रालय अगर चाहे इनसे रिपोर्ट मांगना, चूंकि गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर का अल्टर ईगो है, यानी प्रधानमंत्री का सेकंड सेल्फ है, आप समझिए उसकी परछाई है। बहुत इंपॉर्टेंट और विश्वास पात्र व्यक्ति को ही गृह मंत्री बनाता है प्राइम मिनिस्टर। तो गृह मंत्री भी जो है इनकी मीटिंग कर सकता है इनसे। जैसे अभी कश्मीर मुद्दे पर जो वहां गैर मुस्लिम की हत्या आतंकवादी कर रहे थे, उस पर अभी अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई जिसमें ये सारे अधिकारी भाग लिए थे, एनएसए भी थे, ठीक है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और भी बहुत सारे अधिकारी थे। तो ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री जो है इनसे सूचना नहीं ले सकता है, किंतु क्या सूचना गृह मंत्री को देना है क्या नहीं देना है, ऐसा एनएसए प्राइम मिनिस्टर से पूछ करके पहले ही तय कर लेता है। ऐसा तो है नहीं गृह मंत्री तुरंत मीटिंग बुला लेगा, तुरंत बुलाने का अधिकार केवल प्राइम मिनिस्टर के पास है। यानी इमरजेंसी या आप कह सकते हैं वार एडवाइजरी काउंसिल जो 1962 में पंडित नेहरू ने गठित किया था, उसी के तर्ज पर आज की डेट में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। वो तुरंत इमीडिएट सम्मन किए जाने पर, सूचना मिलने पर इमीडिएटली जो है वो बैठती है और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। उसमें इमीडिएटली इनको बुलाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री तो तत्काल बुला सकता है, लेकिन गृह मंत्री तत्काल नहीं बुला सकता है। गृह मंत्री पूर्व सूचना देगा, गृह मंत्रालय से पूर्व सूचना जाएगा एक दिन पहले, और उसके आधार पर ये लोग मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सीडीएस, एनएसए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएमओ, ये तीनों प्रधानमंत्री के बहुत ही करीब होते हैं। उसके आप कह सकते हैं आंख नाक कान होते हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं की आंख से देखता है, उन्हीं के कान से सुनता है, ठीक है, उन्हीं के नाक से सूंघता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ साए की तरह से लगे रहते हैं। तो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, बता दिया। इसका प्रमुख काम होता है समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब क्या है? जैसे हमारे गांव में कुएं में एक बैल गिर गया था, तो लोग एक बड़े उत्साही युवक हैं चन्नर भाई, वो उतरे कुएं में और कुएं में उतर करके बैल का जो है पैर बांध दिए और पैर मोटे रस्सी में, और उसके बाद से ऊपर लोग अपना बांस से लगे खींचने, ठीक है। तो वो उल्टा हो गया, माने वो सीधा था, नीचे गए, माने चूंकि वो बैल उनको पहचानता था इसलिए मारा नहीं उनको, उसका पैर बांधा उन्होंने। फिर उसके बाद जब ऊपर लोग खींचे तो वो उल्टा हो गया। लेकिन एक तरफ लोगों ने ज्यादा जोर लगा दिया, दूसरे तरफ लोगों ने कम जोर लगाया, तो फिर वो दब गया, नीचे गिर गया और वो उसको घायल भी थोड़ा हो गया। पानी भी हल्का सा था कुएं में, तो ये था कि भाई कहीं ऐसा ना हो उसमें डूब जाए और वो कुछ खतरा हो जाए। तो फिर लोगों ने बराबर की ताकत लगाई, तब जाकर के वो निकला। दूसरे शब्दों में कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ही समय में चीजें घटित हों और एक ही फोर्स के साथ घटित हों, जिससे हम किसी टारगेट को अचीव कर सकें। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी जो प्रयास है उस प्रयासों के बीच बेहतर तालमेल को ही समन्वय कहा जाता है। बेहतर तालमेल का मतलब एक ही जरूरत जिस समय है उसी समय सारे एक्शन होने चाहिए। अब ये नहीं है कि पता चला कि वो 2004 में क्या हुआ था, दिसंबर में सुनामी आई थी। अब उसमें आंध्र प्रदेश में यही जो आईएएस वगैरह होते हैं जो थियोरेटिकल चीजें पढ़ के जाते हैं, कई बार इमरजेंट सिचुएशन में ये फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो वहां हुआ क्या कि डीएम जो थे लोकल, उन्होंने उस समय, अभी ये तेलंगाना तो बना नहीं था 2004 में, आंध्र प्रदेश ही था, तो डीएम साहब क्या कहिए कि वो कंबल वगैरह भिजवा दिए, दवाई वगैरह, खाना वाना भिजवा दिए, सॉरी खाना और दवाई भिजवा दिए, कंबल नहीं भिजवाए थे। यानी टेंट की जो व्यवस्था टेम्पोररी थी, टेंट तो उड़ गया था मान लीजिए उसमें
तूफान में। तो जो ऐसे पक्के मकान स्कूल वगैरह थे उसमें, लेकिन खाने की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था के साथ साथ कंबल की भी व्यवस्था, चूंकि दिसंबर में वैसे ही ठंडा रहता है और समुद्र का पानी एकदम ठंडा था, लोग आला कांप रहे थे। तो पहले तो मोटे कंबल की जरूरत थी, रजाई की जरूरत थी कि पहले लोग जो है देह को गर्मी पहुंचा में। अब दवाई वाई दे के क्या करो, कितने लोग इसी वजह से मर गए कि वो कड़वा गए यानी कि ठंडा पानी से वो कड़वा गए, मैंने उनका शरीर अकड़ गया और उसकी वजह से वो मर गए। दूसरे शब्दों में पहले कंबल और पहले रजाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अलाव की व्यवस्था मान लीजिए नहीं अलाव है तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे गैस से, भाई बिजली के खंभे में तो उखड़ जाते हैं तो बिजली की सप्लाई तो बाधित हो जाती है, लेकिन गैस से अलाव जलाया जा सकता है। तो वो हीटर टाइप का होता है जिससे लोग कम से कम गर्मी ले सकें। तो ये सब व्यवस्था पहले से कराने की जरूरत थी, जो डीएम साहब नहीं करा पाए थे, यानी कंबल और रजाई की व्यवस्था नहीं करा पाए थे। तो दवाई भी थोड़ी थोड़ी लेट पहुंची, पहले खाना दिया। अरे भाई, खाने से ज्यादा जरूरी है पहले लोगों को बचाओ, खाएंगे कैसे जब कड़वा गए तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें समन्वय नहीं, यानी तीनों चीजें एक साथ अगर आई होती तो वो समन्वय कहा जाता, कोऑर्डिनेशन। तो सीडीएस जो होता है यही काम करता है। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला लिया कि अब सीडीएस सर्विंग लोग भी बन सकेंगे, यानी जो सेवारत लोग भी बन सकेंगे, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल से ना हुई हो, 62 साल से कम हो, और वो 3 स्टार जो जनरल हैं वो भी बन सकेंगे। जो चीफ होते हैं अपने अपने विंग के, वो तीनों सर्विसेज के, वो वास्तव में 4 स्टार जनरल होते हैं। जैसे जनरल होता है जो आर्मी चीफ होता है या जो एयर फोर्स चीफ होता है, वो सब 4 स्टार जनरल होते हैं। 3 स्टार का मतलब उसे एक पादान नीचे, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार का होगा, एयर मार्शल जो होगा, वाइस मार्शल नहीं एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एयर मार्शल में अंतर है। एयर मार्शल एक पादान नीचे होता है, वो 3 स्टार का होगा। उधर जो है वाइस एडमिरल जो होगा वो 3 स्टार का होगा, ठीक है। रियर एडमिरल तो मान लीजिए वो कमान को हेड करता है। तो मोदी सरकार की योजना में 2 चीजें रही, एक तो सीडीएस का पोस्ट क्रिएट करना, दूसरा ये कि थिएटर बनाना, वार थिएटर, खास करके जब युद्ध हो तो एक जगह पर सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके ये नौसेना का, एयरफोर्स का, आर्मी का, और वहां फाइट किया जा सके। भाई ऐसा है, वो व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। तो अब जैसे मैरीन कमांडो हैं, तो मैरीन कमांडो की कोई जरूरत ऐसी बात नहीं है। मैरीन कमांडो जहां पानी होगा वहीं काम करेंगे। जहां पानी, मुंबई में जब अटैक किए थे सब 26/11, तो उसमें मैरीन कमांडो आए थे, तो मुंबई में पानी में कौन जरूरत, वहां तो होटल जो ट्राइडेंट वगैरह जो जिस होटल में वो सब अटैक किए थे वहां मैरीन कमांडो भेजे गए थे। तो कहने का जो तात्पर्य है कि थिएटर बनाना, थिएटर पर काम चल रहा है। सीडीएस जो बिपिन रावत थे वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे, हालांकि अब वो थोड़ा हाल्ट हो गया है। तो अब क्या है, सर्विंग लोग भी, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल ना हुई हो और वो सर्विंग हो, तो वो भी सीडीएस के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीडीएस की जो रैंक है वो ऑलमोस्ट वही होती है जो इन तीनों सेनाओं के अलग अलग चीफ की होती है। तो इसीलिए 3 स्टार जनरल को जब सीडीएस बनाया जाएगा तो वो 4 स्टार जनरल की तरह से सुविधाएं प्राप्त करेगा, या 4 स्टार जनरल की तरह से माना जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो आर्मी जो चीफ होता है उसके ऊपर हो जाएगा, या एयरफोर्स जो चीफ होता है उसके ऊपर हो जाएगा, या जो नेवल चीफ होता है उसके ऊपर हो जाएगा, उनके इक्विवेलेंट रैंक का हो जाएगा। क्योंकि 3 स्टार जो जनरल हैं जब वो सीडीएस बनाए जाएंगे, खास करके वो सर्विंग हैं, तो ऐसी दशा में ये कैसे होगा कि भाई आप सिपाही को आप जो है इंस्पेक्टर या कोतवाल बना दीजिए और दरोगा बेचारा जो जो है एसएचओ वो मुंह ताकता रहे, उसका मोटिवेशन लेवल ही खत्म हो जाएगा। कहां से वो चोर डकैत पकड़ेगा? तो जाहिर है उनके इक्विवेलेंट रहेंगे, यानी ऐसे ही लोगों को वो दिया जाएगा तकमा, वो पद दिया जाएगा जो प्रमोट होकर के वो 4 स्टार जनरल बनने वाले हों। तो ये आज की घटना है जिस पर मैंने चर्चा किया, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजों को बताया। मैं थोड़े और भी चीजों को बताना चाहता हूं। इन सब चीजों से मेरा ये मानना है कि केवल इन चीजों से कुछ नहीं होना है तब तक जब तक कि स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया में डेवलप नहीं होगी। दूसरे शब्दों में आम आदमी जो है सुरक्षा को लेकर के जब तक सचेत नहीं होगा, और अब जैसे अमेरिका वगैरह में क्या, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्क्वायर पर
एक संदिग्ध व्यक्ति जो इधर उधर टहल रहा था, तो वहां एक महिला ने पहले बताया था पुलिस वाले को कि भाई इसकी एक्टिविटी नॉर्मल अमेरिकन एक्टिविटी यानी रेगुलेटेड बिहेवियर से नहीं मिलती जुलती, इसकी जांच करिए। तो जांच करने पता चला कि वो किसी कार में जो है विस्फोटक पदार्थ भर करके और किसी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसके पास टाइमर था, टाइमर लेकर के आए और उसको उड़ा दिया जाए, तब तक वो पकड़ गया। तो इस प्रकार से भारत में क्या है, मान लीजिए आपकी पत्नी जा रही है कोनॉट प्लेस में और कहीं कोई चूंकि यहाँ लोगों का रेगुलेटेड बिहेवियर है, भी कहीं भी खा के पान थूक देंगे, कहीं भी कुछ कर देंगे। तो रेगुलेटेड बिहेवियर जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, तब तक हम भैया नहीं बता सकेंगे कि आगे कौन सा चीज होगा। तो अब आप अपने पत्नी के साथ कोनॉट प्लेस गए और आपने कहा कि यार वो देखो वो आदमी थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, तो पत्नी अरे छोड़ो यार तुम्हारा दिमाग खाली इसी में सब रहता है, चलो उधर कॉफी पीते हैं, समोसा खाते हैं, भूजा खाते हैं या जो भी XYZ करते हैं। कहने का मतलब पत्नी है डांट देगी आपको। तो हम लोगों के यहाँ स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है। तो जब तक स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप नहीं होगा, यानी रणनीतिक संस्कृति जब तक भी, या सामरिक संस्कृति, सामरिक नहीं रणनीतिक ही गई है, रणनीतिक संस्कृति जब तक विकसित नहीं होगी तब तक जो है हम लोगों के बीच से ही लोग सेना में जाते हैं, उन लोगों की सोच भी कमोबेश ऐसे ही बनी रही। केवल ट्रेनिंग से, कुछ महीने की ट्रेनिंग से इसे भरा नहीं जा सकता। जिस दिन ये हो जाएगा, पश्चिमी देशों की तर्ज पर जो भारतीय सेना को रिमॉडल करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है या कोई भी सरकार करती है, वह सफल हो जाएगा। तो मैंने जैसा बताया, सीडीएस को लेकर के आज जो फैसला लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये फ्रांस से मिलता जुलता है। वहां भी सर्विंग लोगों को सीडीएस बनाया जाता है, ठीक है। और 3 स्टार जनरल आर्मी, पाकिस्तान और भारत में 4 स्टार जनरल का मतलब वो अपने विंग के हेड हैं, ठीक है। तो उसके एक पादान नीचे जो होते हैं 3 स्टार जनरल होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के नीचे होता है, उसी प्रकार से एयर मार्शल जो होता है एयर चीफ मार्शल के एक पादान नीचे होता है। उसी प्रकार से वाइस एडमिरल जो होता है वो एडमिरल या आप कह लीजिए जो उप प्रमुख होता है नौसेना का, वो एडमिरल जो होता है, जो चीफ होता है, उसके एक पादान नीचे होता है। ये तीनों 3 स्टार लगाते हैं, ठीक है। जब ये प्रमोट होकर के अपने सेना के हेड बनते हैं तो 4 स्टार लगाने लगते हैं, तो इनको 4 स्टार जनरल कहा जाता है। ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, पश्चिमी देशों में भी है, ठीक है। 5 स्टार जनरल जो होते हैं वो जैसे फील्ड मार्शल होते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल करियप्पा और सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल घोषित किया गया। उसी प्रकार से जो है मार्शल की उपाधि जो है वो फील्ड मार्शल की तर्ज पर ही एयरफोर्स में एयरफोर्स मार्शल होता है, वो अर्जुन सिंह को दिया गया था। वो इस दुनिया में नहीं है, 1971 के वार के हीरो थे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो 5 स्टार जनरल की तरह से होते हैं, वो 5 स्टार लगा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको जनरल भी कहा जा सकता है, फील्ड मार्शल भी कहा जा सकता है, चाहे एयर फील्ड मार्शल कहा जाए, चाहे सिंपल फील्ड मार्शल कहा जाए, जो भी है। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आज एक नई घटना घटी है और सरकार ने फैसला लिया है, उसने इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब ये आप समझिए कि लागू भी हो जाएगा। चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात की तलाश थी कि कोई एक काबिल आदमी मिले जो बिपिन रावत की जगह ले सके और उनके विजन को साकार कर सके, थिएटर बना सके, तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज को पूल कर सके और उनके बीच समन्वय स्थापित कर सके। तो उसने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही फैसला लिया और इस फैसले को उसने आज अनाउंस कर दिया कि इसको हम लागू करने जा रहे हैं। हमने बताया 3-4 पॉइंट, जैसे कि एक तो 62 साल की उम्र ना हुई हो, सर्विंग अगर है तो कोई दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के लिए वो रास्ता बंद हो गया है, सर्विंग है तो भी चलेगा। और 3 स्टार जनरल भी हो सकते हैं, इसके कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 स्टार जनरल से रिटायर हुए हों तभी उनको सीडीएस बनाया जाएगा, वो 3 या 4 स्टार जनरल होंगे तभी सीडीएस बनाया जाएगा, ठीक है। 3 स्टार जनरल भी बनाए जा सकते हैं सीडीएस। और चौथा ये है कि ये जो थिएटर कमांड की व्यवस्था है, थिएटर कमांड की व्यवस्था भी इन्हीं को देखनी होगी कि वो डेवलप हो सके। वो चीन इसी वजह से अपने को तुर्रम खां समझता है, क्योंकि उसने शिनजियांग प्रांत, तिब्बत और शिनजियांग प्रांत के बीच में उसने मोल्दो जैसे मोल्दो में या मोल्दो में मोल्डो जिसको कहते हैं, ठीक है, वो तिब्बत के ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है।
वो कुछ हिस्सा भारत की तरफ है, कुछ हिस्सा उधर की तरफ है, तो वहाँ अक्सर बैठक होती रहती है। तो उसने क्या किया है, थिएटर बना रखा है। थिएटर का मतलब ये है कि वहाँ तीनों सेनाओं की प्रेजेंस रहती है, सेना के तीनों विंग की प्रेजेंस रहती है, व्हाट आई मीन टू से। चलिए ठीक है, आज आप लोग काफ़ी इस ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। एग्ज़ाम एजुकेटर के प्लेटफ़ॉर्म को यूँ ही एन्जॉय करते रहिए। धन्यवाद।